बच्चों आज आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 11 का जो पीछे हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में आ गए बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा लेक्चर थर्ड है आपका। लेक्चर थर्ड। और ठीक है, आपने पीछे वीडियो देखे होंगे बच्चों, तो आपको पता है कि हम लोग अभी इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं आपका क्लास 11 के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। और हमने लेक्चर 2 में बच्चों, ठीक है ना, लेक्चर 2 में हमने कहाँ एंड किया था? तो आपको याद होगा लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं। हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से MKS, CGS, FPS और SI। ठीक है, तो आज बच्चों इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में 3 मेन टॉपिक हैं यूनिट्स के बारे में। फिर आता है बीच में एक टॉपिक डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद जो टॉपिक है वो किस पे बेस्ड होते हैं? एरर पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में जाने से पहले कुछ छोटी बातें और है बच्चों, ठीक है, जिनको हमने सीखना है। फिर उसके बाद हम लोग डायमेंशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपने पीछे लेक्चर में कहा भी था बच्चों कि हम लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे, तो हम आज लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे, हम जैसे आपको याद है कि हमने कहा था देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेकिन 3 क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो आज हम लोग लेंथ, मास, टाइम और एक एरिया भी कवर करेंगे। तो इनकी कुछ प्रैक्टिकल यूज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, लेंथ की कुछ प्रैक्टिकल छोटी और बड़ी यूज होने वाली, देखो यूनिट्स बहुत सी होती हैं बच्चों, लेंथ की बहुत सी यूनिट होती है, लेकिन हम वही यूनिट पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लिख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। सम प्रैक्टिकल सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो चलो बच्चों में पहले कुछ बड़ी यूनिट की बात करता हूँ, फिर बड़े के बाद छोटी यूनिट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो लाइट की एक सॉरी लेंथ की एक बड़ी यूनिट में एक यूनिट आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है। तो हमने समझना कि बच्चों क्या होता है लाइट ईयर और इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 लाइट ईयर का क्या मतलब होता है और 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो समझना बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। तो कहते हैं कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। है ना, लाइट एक ईयर में जितनी क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस ट्रेवल को क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। ठीक है, चलो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। इट इज द डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। और लाइट की स्पीड के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, आप छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो। तो कहते हैं इट इज सॉरी बच्चों, मैंने इज नहीं लिखा, इधर लिख दे रहा हूं मैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। चलो मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। अब आया कि भाई इस 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक बच्चों, तो चलिए इसको इन शॉर्ट 1 LY कहते हैं बच्चों। 1 लाइट ईयर को 1 शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? LY। LY का मतलब होता है लाइट ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप फॉर्मूला जानते हो बच्चों, क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता ना, अगर आपने कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या देखो,
तो हमें डिस्टेंस, तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और किसकी स्पीड चाहिए मुझे, लाइट की स्पीड चाहिए। और क्या चाहिए, टाइम। और टाइम कितना है हमारा, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट की स्पीड को इन जनरल बच्चों हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, आपने छोटी क्लासेस सुनते आ रहे हो बच्चों। तो c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो मैं वैल्यू बाद में पुट करूंगा, पहले मैं इसको ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, और टाइम कितना लेंगे, 1 ईयर। चलिए अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हो बच्चों कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है फ्री स्पेस में, एयर या वैक्यूम में, मीडियम टू मीडियम लाइट की स्पीड बदलती है, ये हम लोग आगे कहीं आप लोग पढ़ोगे बच्चों। तो हम लिख रहे हैं लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने स्पीड को किस में लिखा है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम को भी किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। जब आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिख रहे हो तो टाइम को भी किस में लिखोगे, सेकंड में लिखोगे। और हमारा जो टाइम है कितना है, 1 ईयर। तो मैं 1 ईयर को ब्रेक करूंगा किस में बच्चों, सेकंड्स में ब्रेक करूंगा। तो 1 ईयर को सेकंड में कैसे ब्रेक करोगे, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, पहले आप 1 ईयर में डेज लिखोगे, फिर एक डे में कितने आवर्स होते हैं बच्चों, 24 आवर होते हैं। तो पहले मैं ईयर से डेज में गया, डेज से किस में आ गया, आवर्स में आ गया। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो पहले मैंने ईयर को डेज में बदला, डेज को आवर्स में बदला, आवर को मिनट में बदला, और मिनट को किस में बदल दिया बच्चों, सेकंड्स में बदल दिया, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बच्चों, बड़ी सी वैल्यू है, ठीक है। तो ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे वैल्यू डायरेक्ट याद कर लोगे अच्छा रहेगा। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आ जाएगा बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है बच्चों, समझ रहे। तो 1 लाइट ईयर की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो लाइट एक ईयर में अप्रोक्सीमेट इतनी डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है, ठीक है बच्चों। और बोले कि भाई ये डिस्टेंस क्या हमारे यूज की है बच्चों, तो नहीं, ये डिस्टेंस बेसिकली है ना, हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये डिस्टेंस किस लिए यूज होती है बच्चों, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह यूज करते हैं, किसके लिए, किसी प्लैनेट की डिस्टेंस निकालनी है या किसी स्टार की डिस्टेंस निकालनी है। सिर्फ मानते हैं कि स्टार दो टाइप के होते हैं, कि इंफीरियर सुपीरियर, सॉरी, एक होते हैं आपका स्टार जो आपको ब्राइट दिखते हैं, ब्राइट स्टार होते हैं, एक फेंट स्टार होते हैं। तो एक को बोलते हैं जो फेंट दिखते हैं बच्चों, इसका मतलब बहुत दूर है स्टार, उन्हें बोलते हैं फार ऑफ स्टार। और जो स्टार आपको बड़े दिखते हैं वो स्टार क्या होते हैं आपके, उन्हें नियर बाई स्टार कहते हैं। तो माना जाता है, ठीक है, तो उन स्टार की डिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, लाइट ईयर में। जैसे माना जाता है कि जो आपके छोटे स्टार, जो मतलब देखने में छोटे हमको दिखते हैं, जो फेंट भी दिखते हैं थोड़े, तो वो मोर देन 100 लाइट ईयर पर होते हैं। और वो स्टार जो आपको बड़े दिखते हैं और थोड़ा ब्राइट भी दिखते हैं, तो माना जाता है वो स्टार हमारी अर्थ की सरफेस से इन जनरल मानते हैं हम लोग कितने, लेस देन 100 लाइट ईयर पे होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, हम किसी प्लैनेट की, किसी स्टार, इन वगैरह की डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन यूनिट का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग इन जनरल ये डिस्टेंस यूज नहीं करते, एक बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर ऐसी यूनिट होती है बच्चों, डिस्टेंस की एक बड़ी यूनिट होती है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या एयू भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। अब होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो तो लाइट ईयर। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है बच्चों, ये सब लिखने को आता है। इसे एयू भी कहते हैं बच्चों, चलो मैं भी लिख दूंगा 1 एयू कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कर दीजिए, क्या मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। तो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली अर्थ एंड सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो देखो हम इसमें एक टर्म लगा रहे हैं बच्चों, एवरेज। हम इसे सिंपल डिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहे, एवरेज डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9th में केपलर्स के लॉ पढ़े होंगे,
बाकी केपलर्स के लॉ आप क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। तो केपलर ही कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, समझ लो बच्चों, इसको एवरेज टर्म क्यों लगा रहे इसके आगे से, तो केपलर कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, ठीक है ना, इसमें से अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड, ये एक प्लैनेट का मैंने ऑर्बिट बनाया बच्चों, जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर होता है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो सन किसी एक फोकस पर होगा, तो मान लीजिए सन है बच्चों, है ना, ये क्या सन है, और मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक बच्चों। तो देखिए, ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ क्या बोला, केपलर ये बताते हैं, केपलर के फर्स्ट लॉ में आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे पढ़ोगे, 9 में थोड़ा पढ़ाया जाता है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड, ये मान लो एक प्लैनेट है जो, इसका सेंस बना देता हूँ बच्चों में, इसे मान लो एंटी क्लॉक सेंस में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो केपलर कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर होते हैं, तो लेफ्ट फोकस है, राइट फोकस किसी एक फोकस पर होगा, ठीक है ना। तो हमने सन एक फोकस पे प्लेस कर लिया, और ये मान लो मेरी क्या अर्थ है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो देखो बच्चों क्या होता है, देखिए अभी क्या है, जैसे हमारी अर्थ सन के आपको क्लोज दिख रही होगी, अभी सन जो अर्थ है सन के क्लोज है। अब मान लो अर्थ मूव कर रही है और इधर को जा रही है, और मान लीजिए कुछ टाइम के बाद हमारी अर्थ मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गई बच्चों। तो देखिए जब अर्थ इस पॉइंट पे आ रहेगी, मैं सन को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ बच्चों, ये मान लो सन है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, जब अर्थ मूव करती रही मान लो इस पॉइंट पर आ गई, जब अर्थ इस पॉइंट पर आ गई तो देखो अब इस सन से क्या चलेगी, फार चलेगी, ठीक है। तो इट मींस इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से कभी तो हमारी अर्थ सन के क्लोज है, और कभी हमारी अर्थ सर से क्या हो गई, मूव्स फार अवे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना, डेली डेली 365 डेज में हर दिन अर्थ एंड सन के बीच के डिस्टेंस बच्चों क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वो 365 डेज जो मैंने कहा 365 डेज में हर डे अर्थ एंड सन के बीच के डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो उस डिस्टेंस का एक एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो हर दिन आपने अर्थ एंड सन के बीच की क्या निकाली, डिस्टेंस कैलकुलेट की, और 365 में उसका एक एवरेज निकाल लिया, उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसीलिए बोल रहे हैं ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और एवरेज क्यों बोल रहे हैं बच्चों, ड्यू टू दिस रीजन, क्या अर्थ कभी सन के पास है कभी सन से दूर है, ड्यू टू इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मैं इसकी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं बच्चों, तो क्या बोलते हैं, इट इज, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा अभी, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance between, it is the average distance between the earth and the sun। ये सन एंड अर्थ के बीच की क्या है, एवरेज डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू किसी फॉर्मूले से नहीं आएगी बच्चों, मैंने कहना है एवरेज के हेल्प से आती है। तो इसे 1 AU कहते हैं, तो 1 AU शॉर्ट में 1 AU कहते हैं, होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक बच्चों, समझ रहे हैं। तो 1 AU की वैल्यू होती है, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर ये वैल्यू काम भी आती है बच्चों आगे। तो 1 AU इज 1.5 10⁻11 मीटर, ये वैल्यू लिखने वगैरह को भी आती है एग्जाम में, ठीक बच्चों। तो ये दो बड़ी हमने लेंथ की यूनिट की बात की, एक और बात कर लेते हैं बड़ी यूनिट की, ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा सा मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देता हूँ स्क्रीन को, अगर आप नोट करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो बच्चों अब समझते हैं, इसके बाद एक यूनिट की और बात कर लेते हैं, बड़ी यूनिट, फिर मैं कुछ छोटी प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूंगा। देखो मैंने कहा कि हम हर यूनिट की बात करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, वो यूनिट की बात करेंगे जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होती है, ठीक है। जो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होती उनकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और होती है, एक बड़ी यूनिट होती है बच्चों 1 पारसेक, इसे पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। ये माना जाता है कि डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है
1 पारसेक, इसको पूरा पढ़ते हैं पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। और ये 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एल वाई का मतलब लाइट ईयर, समझ रहे? तो इतना होता है, थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। देखो 1 लाइट ईयर हमने पीछे पढ़ा कितना होता है 9.46 10 की पावर 15 मीटर, और ये उससे भी बच्चों कितना है 3.26 टाइम क्या है मोर है, समझ रहे? तो ये माना जाता है लेंथ की प्रैक्टिकल यूज सबसे बड़ी यूनिट होती है 1 पारसेक, ठीक बच्चों। तो 3 मेन बड़ी यूनिट है लेंथ की आपकी, फिर से एक बार बात कर लेते हैं क्या। 1 लाइट ईयर जो 9.46 10 की पावर 15 मीटर होती है, जो किसके बराबर होती है, लाइट एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर दूसरी की बात हमने क्या करी, 1 AU जो अर्थ एंड सन के बीच के एवरेज डिस्टेंस 1.5 10 की पावर 11 मीटर, और 1 पारसेक दिस इज 3.26 लाइट ईयर, ठीक बच्चों। चलो अब कुछ लेंथ की छोटी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, लेंथ की छोटी यूनिट। मैंने और मैं बार बार एक चीज पर फोकस कर रहा हूँ बच्चों कि मैं उन्हीं यूनिट की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होती है, ठीक है। चलो कुछ छोटी यूनिट की बात करते हैं बड़ी यूनिट के बाद। अब कुछ छोटी यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। चलो बड़ी यूनिट तो 3 हमने पढ़ ली ना, चलो अब कुछ छोटी यूनिट की बात करते हैं ना। तो एक होता है जैसे 10 की पावर -15 मीटर, जिसे 1 फर्मी भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? 1 फर्मी, 1 फर्मी, या शॉर्टकट में FM भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर। कहीं FM लिखा है तो मतलब जैसे बोले 1 FM, लेंथ को 1 FM लिखा जाएगा तो इसका मतलब 1 फर्मी है। और 1 फर्मी 10 की पावर, सॉरी मैंने मीटर नहीं लिखा बच्चों, मीटर लिख देता हूँ, 10 की पावर -15 मीटर को 1 फर्मी कहते हैं। अच्छा कोई आपसे बोले कि फर्मी यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो जानते हो कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बच्चों। तो न्यूक्लियस का साइज इन जनरल कहा जाता है, ठीक है, किस में होता है? फर्मी में होता है। आप एक बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे तो बोर एटॉमिक मॉडल में बोला जाता है कि एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है, जो 10 की पावर -10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो किस ऑर्डर में होता है? फर्मी में होता है बच्चों, 10 की पावर -15 के ऑर्डर में होते हैं। बाकी न्यूक्लियस का साइज मास नंबर बढ़ने से बढ़ता है, ये आप लोग क्लास 12 में एक जगह पर पढ़ोगे, क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में बात बताई जाती है। फिलहाल ये ध्यान करना कि 1 फर्मी के न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है, ठीक। इससे छोटी यूनिट भी होती है बच्चों, फर्मी से भी छोटी यूनिट है, लेकिन वो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं है, ठीक है, तो उसको ज्यादा यूज करके कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब याद करके फायदा नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब आता है इसके बाद 10 की पावर -12 मीटर, इसे बोलते बोलते हैं बच्चों क्या? पिकोमीटर। क्या बोलते हैं? पिकोमीटर, पिकोमीटर, शॉर्टकट में से PM भी लिखते हैं। 10 की पावर -12 को लिखते हैं पिकोमीटर, या शॉर्टकट में PM भी लिख देते हैं। फिर इसके बाद आता है 10 की पावर -9, 9 मीटर, इसे बोलते हैं बच्चों नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसे? नैनो, नैनोमीटर। और ये प्रीफिक्सेस भी होते हैं बच्चों, ये नैनोमीटर, इसे NM भी लिखते हैं बहुत जगह, ठीक है। और जैसे ना कि कुछ प्रीफिक्सेस भी होते हैं, जैसे नैनोमीटर बोल रहे हैं तो 10 की पावर -9 मीटर होगा, नैनो सेकंड बोलेंगे तो 10 की पावर -9 सेकंड हो जाएगा। तो नैनो एक प्रीफिक्स है जो टाइम के लिए भी यूज होता है और लेंथ के लिए भी यूज होता है बच्चों, ठीक है ना। नैनो थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, वो N थोड़ा सा वाला, नैनोमीटर, ठीक है बच्चों, इसे NM कहते हैं, और 10 की पावर -12। अच्छा बच्चों एक रह गया, सॉरी, अब मैं अब लिख दे रहा हूँ बच्चों एक, चलो मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ बच्चों। नैनो से पहले एक बीच में और रह गया बच्चों, एंगस्ट्रॉम रह गया। मैंने एंगस्ट्रॉम के पीछे बोला लेकिन वो सॉरी स्किप हो गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना बच्चों। सॉरी बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे करना चाह रहा हूँ मैं, इसके बीच में एक और लिख दूंगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। एक थोड़ा स्किप हो गया, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों, एक होता है 10 की पावर -10 मीटर ना, वो फिर ऑर्डर बिगड़ जाता है थोड़ा सा, तो मैंने इससे पहले लिख दिया उसको।
इसे बोलते हैं बच्चों एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर एक छोटा सा नॉट लगाकर, तो इसे बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और जैसे भी मैंने पीछे बोला बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये एटम के साइज को एंगस्ट्रॉम में बोला जाता है। मानते हैं कि एटॉमिक साइज एंगस्ट्रॉम में होता है, न्यूक्लियर साइज किसमें होता है, नैनो में, सॉरी फर्मी में होता है। फिर नैनो तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों, मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया था। फिर आता है नैनोमीटर, ठीक है। फिर नैनो के बाद आता है 10⁻⁻6 मीटर, जिसे माइक्रोमीटर कहते हैं बच्चों। इसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, इसे म्यू और एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। फिर इन जनरल इसके बाद वाली चीज आप जानते हो बच्चों, जैसे 10⁻³ मीटर मिलीमीटर, 10⁻² मीटर सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है वो लिखने की आप मुझे जरूरत नहीं है ना। इसके बाद वाली चीजें आप डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इसके बारे में टेबल वगैरह भी छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, तो इसके बाद मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, ठीक बच्चों। तो जिनका ज़्यादा यूज़ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने कुछ लेंथ की बड़ी और क्या डिस्कस की बच्चों, छोटी यूनिट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको भी कुछ होल्ड करता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये बात की हमने किसकी, लेंथ की। चलो अब बात करते हैं कुछ मास की छोटी बड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब लिख रहे हैं हम सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, ठीक है। अब बात करते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। देखो जो यूनिट आप जानते हो इन जनरल, जो यूनिट बहुत यूज होती हैं, ग्राम, किलोग्राम, ये सब जानते, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जिनके बारे में थोड़ा कम जानकारी होती है उनकी बात करेंगे बच्चों, ये बच्चों को कम याद रहता है। चलो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं बच्चों। तो मास की जैसे लार्जेस्ट यूनिट क्या मानी जाती है, ठीक है, तो वो होता है बच्चों CSL, बोलते हैं 1 CSL। CSL की कुछ एक फुल फॉर्म है, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों से, एक नाम पर बेस्ड है, ये जिन्होंने इसके बारे में बताया उसके नाम पर बेस्ड है। इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, 1 CSL, तो क्या बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। और ये कितना होता है बच्चों, तो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, ठीक है। अच्छा इतना बड़ा मास क्या हम मेजर करेंगे बच्चों, नहीं। क्या सन से 1.4 बड़ा मास आप अर्थ पे लाओगे, नहीं। तो इन जनरल ये यूनिट, जैसे किसी प्लैनेट का मास, किसी स्टार का मास, ठीक है, अगर क्या करना है, मेजर करना है, तो उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, बोलेंगे 2 CSL है या 3 CSL है या 10 CSL है, ठीक है। मैं बोलूँगा एक मास है 10 CSL, एक स्टार है उसका मास है, किसी प्लैनेट का मास 10 CSL है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 14 टाइम द मास ऑफ द सन हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो एक बात ध्यान करने, एक बड़ी यूनिट है। चलो और बात करते हैं। फिर आता है इसके बाद 1 टन। 1 टन, या इसे बच्चों मीट्रिक टन भी कहते हैं। ज्यादातर जनरली हम इसको टन बोल लेते हैं, वैसे इसे मीट्रिक टन भी कहा जाता है। और मुझे लगता है मीट्रिक टन के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते होंगे बच्चों। तो 1 मीट्रिक टन किसको बोलते हैं बच्चों, 1000 kg, क्या बोलते हैं, टन या मीट्रिक टन, ठीक है ना। तो टन से आप जानते हो, जैसे हैवी वेटेड टन, हैवी वेट टन में कहा जाते हैं, जैसे होता है ना, सपोज जैसे मान लो होता है ना, जैसे डंपर वगैरह होते हैं, जैसे मान लो कि आपने डंपर में कुछ, जैसे मान लो आपने क्या मंगाया, जैसे रेत आती है ना डंपर में से, तो मान लो कि क्या है कि भाई 10 टन एक रेत है डंपर में और वो 10 टन है, ठीक है। तो वो केजी में नहीं बोलेंगे, तो ठीक है। तो या किसी चीज़ का वेट है 10 टन 20 टन है, तो बड़ी चीज़ के जो वेट होते हैं वो टन में बोले जाते हैं, 1000 kg के बराबर होता है, जानते हैं बच्चों।
अब आते हैं 1 टन के बाद 1 क्विंटल। क्विंटल के बारे में भी सब बच्चे जानते होंगे ना। 1 क्विंटल तो ये होता है बच्चों, कितना जानते सब लोग, 100 केजी, ठीक है ना। तो 100 केजी को क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों नॉर्मल आ जाता है, फिर आता है केजी, फिर ग्राम, मिलीग्राम, है ना। तो वो केजी, ग्राम, मिलीग्राम सब बच्चे जानते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें जनरली है ना यूज में आती हैं और हम लोग जानते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं एक आध छोटी यूनिट की बात कर लेता हूँ बच्चे। कोई आपसे बोले चलो देखो सबसे बड़ी यूनिट तो क्या है, CSL है, बाकी तो बीच की कुछ यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई। कोई बोला आपसे सबसे छोटी यूनिट बता दीजिए, मास की सबसे छोटी यूनिट बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बच्चों AMU, 1 AMU। AMU को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, इन सब के मास किस में मेजर किए जाते हैं बच्चों, AMU में। इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं बच्चों इसको, ठीक ना। तो कहते हैं कि 1 AMU कितना होता है, तो 1 AMU का मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन भी होता है बच्चों, ठीक ना। कहते हैं कि भाई जब किसी एटम, देखो आप जानते हो कि एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होता है, बहुत कम होता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पर किनारे ऐसे जनरली, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो एक प्रोटॉन के मास से करीब 1097 टाइम छोटा होता है। तो इसीलिए एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो जब एटम के मास की बात आती है बच्चों, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं, किसका मास अज्यूम करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और माना जाता है वैसे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास भी डेसिमल में थोड़े डिफरेंस होते हैं, लेकिन रफली हम उनको बराबर कह लेते हैं। तो 1 AMU का मतलब इन जनरल एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है, जो कितना होता है, करीब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो ना किसका मास ज्यादा छोटा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ना, देखो है वो -31 में, ये कितने -27, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1097 1097 के आसपास इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम आएगा, ठीक बच्चों। तो मास की स्मॉलेस्ट यूनिट कही जाए जो एटम या मॉलिक्यूल के मास मेजर करने के लिए यूज की जाती है, तो वो बच्चों क्या हुई, AMU। तो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है CSL, सबसे छोटी यूनिट क्या मानी जाती है, AMU। बाकी मैंने कहा किलोग्राम, ग्राम, केजी, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये बेसिक बात है, सब बच्चे आई थिंक जानते हैं, ठीक बच्चों। तो हमने मास की कुछ यूनिट की बात की इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको भी होल्ड करता हूँ बच्चों, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। देखो ये बातें काम आती है बच्चों, ठीक है, ये ऐसा जनरल नॉलेज आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। चलो अब बात करते हैं कुछ टाइम की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो अब मैं बात कर रहा हूं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो टाइम की कुछ प्रैक्टिकल यूज यूनिट, तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक बच्चों। तो टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं जल्दी से इसकी। जैसे एक होता है सोलर ईयर, सोलर, पहले मैं बड़े से स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटे की तरफ जाऊंगा बच्चा। क्या है सोलर ईयर, तो सोलर ईयर का मतलब क्या है, तो आप जानते हो कि हमारी अर्थ है ना, सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अपने पीछे भी एक जगह बोला ही बच्चों, ठीक है। तो सन को, सॉरी, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोलर ईयर। और अगर लीप ईयर को छोड़ दें तो सोलर ईयर कितने का होता है बच्चों, 365 डेज के बराबर होता है, जानते ना। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन।
तो दैट इज इन सोलर ईयर। एंड सब जानते हैं बच्चों, लीप ईयर को छोड़ के नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। मैं थोड़ा 365 डेज, ठीक है बच्चों। फिर आता है सोलर डे। सोलर डे का क्या मतलब है? तो आप लोग जानते हो बच्चों, ठीक है ना, कि हमारी अर्थ दो तरीके से रिवॉल्व करती है। तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और अर्थ अपनी ओन एक्सिस मतलब पोलर एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो अर्थ को अपनी ओन एक्सिस पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सोलर डे। और जानते हैं सोलर डे कितना होता है? 24 आवर्स। हम मानते हैं कि हमारी अर्थ अपनी ओन एक्सिस पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगाती है बच्चों? 24 आवर्स। तो कितना होता है? 24 आवर्स, ठीक है, समझ रहे? ठीक है, ये बात हुई। अब बात करते हैं, होता है लूनर मंथ बच्चों। लूनर मंथ, तो लूनर मंथ क्या होता है इसके बारे में समझ लो बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हो हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून कहते हैं भाई। मून हमारी, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो मून हमारी क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मून को अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लूनर मंथ। और ये होता है 27.3 डेज। किसके बराबर होता है? 27.3 डेज। तो ये माना जाता है कि मून को अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बच्चों कितने लगते हैं? 27.3 डेज लगते हैं। समझ रहे हो? तो दिस कॉल्ड लूनर मंथ। बात समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो टाइम की आवर्स, मिनट, सेकंड, ये सब जानते हैं, ये तो जनरल बात है। चलो मैं एक टाइम की एक छोटी यूनिट के बारे में बात कर लेता हूँ बच्चों। एक होता है वन शेक। क्या होता है? एक शेक। तो वन शेक होता है 10⁻⁻8 सेकंड को वन शेक कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है लेकिन होती है बच्चों, का बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो वन शेक कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड को कहते हैं। बाकी 20 की जो यूनिट है वो आप जानते हो बच्चों, उनमें हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो मैंने टाइम की कुछ, है ना, छोटी और एक बड़ी यूनिट के बारे में बात की बच्चों, ठीक है। जैसे ल्यूनर मंथ एक अच्छी बात है, इसको ध्यान देखिएगा, पूछा भी जाता है, ठीक है। एज अ जनरल नॉलेज भी हमको पता होना चाहिए कि मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है बच्चों। चलो कुछ सेकंड के लिए इसको भी मैं होल्ड कर देता हूँ। अब इसके बाद एक चीज और है बच्चों, लास्ट एक बात और कर रहे हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया। अब हम कुछ एरिया की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो चलो मैं बच्चों इसी के साइड में लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मैं इसमें टाइम की जगह पर एरिया लिख देता हूँ बच्चों ना, ठीक है, समझ रहे? टाइम की जगह क्या लिख देता हूँ? एरिया लिख देता हूँ बच्चों ना। तो बात करते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया की बात कर लेते हैं। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया, ठीक बच्चों। तो मैं कुछ एरिया की कुछ छोटी बड़ी यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ बच्चों। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो एरिया की, बाकी देखो छोटी यूनिट आप एरिया की जानते हो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सब जानते हैं। तो हम कुछ दो मेन यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे होता है एकड़, होता है ना, ऐसे गांव में जाओ, अब शहर में तो इतनी लैंड लिखती नहीं, खैर जैसे गांव में जाओगे कहीं पर, ठीक है, तो क्या होता है भाई, होता है ना, कोई कहता है कि मेरे पास है ना 10 एकड़ है ना लैंड है, कोई कहता है 20 एकड़ लैंड है। तो 1 एकड़ होता है कितना एग्जैक्टली ना, ठीक है। वैसे बीघा वगैरह में बोलते हैं लेकिन बीघा को प्रैक्टिकली ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो हम एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ कितना होता है बच्चों? तो ये होता है, अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 4047, कितना होता है? 4047 मीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो 1 एकड़ इतना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर एक यूनिट और होती है बच्चों, बड़ी फेमस यूनिट है, ये होता है हेक्टेयर।
जैसे अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो जैसे गवर्नमेंट, एक पेपर लिख दे रहा हूँ बच्चों में, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे किसी लैंड के बारे में कोई डेटा देती है पेपर वगैरह में, चाहे वो छोटी लैंड हो बड़ी लैंड हो, वो हमेशा हेक्टेयर में बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कुछ भी बात आती है ना, या ठीक है, तो वो केस में देते हैं कि इतना हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। तो हेक्टेयर कितना होता है, ठीक है, तो एक हेक्टेयर में होता है बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है हेक्टेयर में? 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो बच्चों, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो रफली रफली 2.5, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस 2.5 मतलब 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ लगभग लगभग 1 हेक्टेयर के क्या होता है बच्चों बराबर। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ आप कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो एरिया की दो ये बड़ी यूनिट होती है, बाकी छोटी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो आप बच्चों जानते हो, ठीक है। 2 यूनिट के बारे में जानना था, एकड़ और हेक्टेयर, ठीक बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो यूनिट के बाद हमें थोड़ा जाननी थी, इनके बारे में बहुत सी चीज, इसमें से बहुत सी चीजें आगे आपकी यूज होंगी। अब इसके बाद बच्चों देखो, इस चैप्टर में मैं बार बार ये बात बोल भी रहा हूँ, इसके बाद 2 मेजर टॉपिक हमारे बचे हैं बच्चों, ठीक है, जो है डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस में बहुत चीजें पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे बच्चों क्या, एरर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो 2 टॉपिक बचे हैं हमारा, डायमेंशन एंड एरर। डायमेंशन एक बड़ा टॉपिक है, फिर में बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होता है डायमेंशन, उस पर क्वेश्चन वगैरह काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं बच्चों कि डायमेंशन हम अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको स्टार्टिंग से समझ के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि मैं भी स्टार्ट करूँ फिर छोटी सी बात करूँ फिर, है ना, स्किप हो जाएगा। तो फिर हम डायमेंशन को एक अलग पूरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक बच्चों। तो उसको अगले लेक्चर में कब करेंगे, और ठीक बच्चों, इसके पहले के 2 लेक्चर भी बच्चों देखो, क्योंकि उसमें हमने यूनिट्स की बेसिक बातें की हैं। और ठीक है बच्चों, और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो बच्चों, ठीक है ना। और उनसे सब्सक्राइब करने के भी बोलो, सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होता है कि उनको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ऐसे आपको वीडियो ढूंढने पड़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसमें, है ना, लेक्चर 1 से आगे के लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बाहर कोई बच्चे रहते हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलो, तो हम इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, डायमेंशन, लेक्चर 4 में जाएंगे इसके बाद, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू।